हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी तो पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गांव पे गए। देयर अंकल इज़ अ फार्मर और उनके जो चाचा हैं वो किसान हैं। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लॉ एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो उन्होंने खेतों में कुछ औजार देखे, कुछ टूल्स देखे जिससे खेती की जाती है। तो बूझो के मन में कुछ सवाल उठे। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल। बूझो ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ ये टूल्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। ये भी हम जानते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैन वी रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या हमको बात करनी चाहिए दोबारा कि कैसे वो फूड बनाते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट के और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। यानी जानवरों के साथ साथ हम मानव जाति भी जो हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। वो जो हैं प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। तो फिर जानवर अपना भोजन कहाँ से लाते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना है भोजन खाते क्यों हैं, क्यों हमारे लिए भोजन आवश्यक है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी को बहुत सारे फंक्शंस यानी कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें फूड चाहिए होता है। और वो एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स बोथ। हम जो हैं भोजन के लिए दोनों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पे भी। और अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो ये जो फंक्शन है, बॉडी फंक्शन है, उसे करने में हमें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अगर हमको सही मात्रा में भोजन चाहिए तो उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन, मैनेजमेंट यानी कि सही तरीके से खेती होना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, यानी एक ही प्रकार के पेड़ यानी कोई भी प्लांट ले लीजिए, उसको हम बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल में लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उसे हम क्रॉप यानी फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि ये जो खेती है ये गेहूं की है, तो इसका मतलब उस पूरे खेत में गेहूं लगा होगा, गेहूं की खेती होगी। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फसल अलग अलग तरीके की होती है, ये हम जानते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। दालें, सब्जियां, फल, ये विभिन्न प्रकार की होती हैं और अलग अलग तरीके से उगाई जाती हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑन द सीजन इन विच दे ग्रो। और ये इस तरह से वर्गीकरण का होगा जब ये जिस मौसम में इसको उगाया जा सकता है, यानी ये अलग अलग मौसम में अपने अकॉर्डिंग उगती है। ये नहीं है कि आप कभी भी कोई भी फसल तैयार कर लें। India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. जो भारत है हमारा बहुत विशाल देश है और इसके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो जगह जगह पर एक रीजन से दूसरे रीजन पर अलग अलग है। उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के अकॉर्डिंग ही ये जो क्रॉप्स हैं वो वहाँ पर लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। अकॉर्डिंगली दिस इज़ अ रिच
वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके चलते ये विभिन्न प्रकार की फसलें अलग अलग भागों में, देश के अलग अलग भागों में लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कहीं पर किसी रीज़न में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी होती है। तो ये जो फसलें उगाई जाती हैं वो उनके अकॉर्डिंगली, यानी जो उनके कंडीशनल वैल्यू को समझते हुए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी समझते हुए ज़रूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट ऑफ दीज डाइवर्सिटी ट्रू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। और इतनी विविधता के साथ होने के बावजूद भी क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो दो भागों में देखा जा सकता है। पहला खारिफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, यानी जो फसलें हमारे बरसात यानी वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और ये जो रेनी सीज़न है ये हम जानते हैं जून से सितंबर तक के बीच होता है। तो इसमें कुछ फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि पैडी चावल, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और खारिफ क्रॉप्स। तो इसमें ये फसलें लगाई जाती हैं। और इसके अपोजिट जो बचे हुए मंथ हैं साल के, यानी रबी क्रॉप के लिए सही रहते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च are called rabi crop. Example, the rabi crops are wheat, गेहूँ, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। मस्टर्ड यानी सरसों, पी मटर, ग्राम चना। तो ये जो सारी फसलें हैं वो रबी क्रॉप कहलाती हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेस। लेकिन इसके चलते कुछ दालें और सब्जियां जो हैं वो पूरी समर उगाई जाती हैं बहुत जगहों पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। तो बूझू जानना चाहता है चावल जो है वो जाड़े में क्यों नहीं उगाया जाता है। बिकॉज पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। क्यों? तो जो पहेली है उसने बूझो को बताया कि जो पैडी यानी चावल की खेती होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और जो कि रेनी सीजन में ही मिल सकता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी खेती के लिए जो क्रॉप्स, जिन भी फसलों की खेती की जाती है उसके लिए कोई भी किसान बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप देखोगे कि कुछ कुछ सिमिलर हैं उन्हीं एक्टिविटीज़ की तरह जिसमें एक जो माली है, बागीचे का माली, या फिर आप अपने घर में प्लांट लगाते हो तो उससे पहले जो एक्टिविटीज़ आप करते हो कुछ कुछ ये एक्टिविटीज़ उसी से मैच करती हैं। तो देखिए हम ये एक्टिविटीज़ क्या हैं। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। यानी सबसे पहले मिट्टी तैयार करी जाती है, फिर बुआई होती है, फिर उसमें खाद और ये फर्टिलाइज़र वगैरह सारे मिलाए जाते हैं, फिर खेती की जाती है, फिर उनको वीड्स के से प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर हार्वेस्टिंग यानी कटाई होती है और फिर स्टोरेज यानी भंडारण होता है, यानी उसको सही से रखा जाता है। तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे। टॉपिक पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं फसल उगाने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। यानी इसको पलटना, अलट पलट करना और लूजन करना, मतलब उसको पोला बनाना, खोखला बनाना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इसके चलते जो भी फसल हम लगाएंगे उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में आसानी से अंदर की तरफ पेनिट्रेट यानी घुस पाएंगी। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil। और इससे क्या होगा, मिट्टी में जो भी जड़ें अंदर की तरफ बहुत अंदर तरफ जाएंगी वो आसानी से सांस ले पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी तो पोली होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन आराम से पहुँच पाएगी।
वाई डज द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजली? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों ज़रूरी है? The loosened soil helps to growth of earthworm and microbes present in the soil. हम जानते हैं कि earthworm जो है वो फार्मर के लिए मित्र होते हैं, और ये भी जानते हैं कि मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. These organisms are friend of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो ये जो किसान के मित्र होते हैं वो इसलिए किसान के मित्र कहलाते हैं क्योंकि एक तो ये मिट्टी को पोला बनाते हैं, दूसरा इसमें ये ह्यूमस ऐड करते हैं. जो मैंने आपको सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो टॉप सॉइल में ह्यूमस होती है वो किस तरह से फ़ायदेमंद होती है. उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं, तो वो किसी भी फसल को उगाने के लिए उपयुक्त होती है. बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? फिर वही क्वेश्चन कि सॉइल को क्यों ज़रूरत है कि हम उसे पलटें या फिर उसको ढीला सा बनाएं, लूजन बनाएं. यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम लोगों ने पहले वाले क्लास में पढ़ा है कि जो मिट्टी है उसमें बहुत सारी मिनरल्स, पानी, हवा और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. और हमें ये भी पता है कि जो डेड प्लांट, जो मरे हुए मृत पौधे होते हैं या जंतु होते हैं, वो सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज कर लिए जाते हैं और वो भी उसी में मिक्स हो जाते हैं. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. और इसके चलते जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट हैं, वो वापस मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट. और ये दोबारा जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो दोबारा प्लांट्स के रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. प्लांट्स उसको उससे पोषण ले लेता है. चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ. तो लेकिन जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो कुछ लेयर पे, टॉप लेयर पर ही होती है, सॉइल की टॉप लेयर पे. टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट. और उसको अलट पलट करने से ये जो मिट्टी में नीचे की तरफ न्यूट्रिएंट होते हैं वो पलट कर ऊपर आ जाते हैं और प्लांट्स के द्वारा उनसे वो पोषण ले लेते हैं. Thus turning and losing of soil is very important for cultivation of crops. यानी मिट्टी का अलट पलट करना या उसको पोला बनाना हमारी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए बहुत आवश्यक है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. इस प्रोसेस को, जिसमें हम मिट्टी को पोला बनाते हैं या पलटते हैं, उसे हम या तो टिलिंग कहते हैं या फिर प्लोइंग कहते हैं. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो. और हम इसे कैसे करते हैं? इसे हम प्लो की सहायता से करते हैं. जो हल होता है, हल की सहायता से हम ये प्रोसेस को करते हैं. प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन. प्लो किसका बना होता है? या तो वो लकड़ी का बना होता है या फिर वो लोहे का बना होता है. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है तो इट मे नीड्स वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. तो फिर प्लोइंग से पहले मिट्टी में ज़रूरी है कि पानी डाला जाए. द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. लेकिन अगर प्लोइंग करने से पहले हमारे खेत में बहुत बड़े बड़े मिट्टी के डेले हैं तो उनको हम क्रम्स कहते हैं. तो उसको भी हमें ज़रूरी है कि उन क्रम्स को हम तोड़ दें. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन. यानी ये जो लेवलिंग करना है, फील्ड को लेवल में लाना है, ये ज़रूरी है. हम कोई भी फसल बोते हैं, कोई भी बीज बोते हैं या फिर खेती करते हैं, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. लेवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. और इसको हम लेवलर के सहायता से, जैसे अभी मैंने टूल्स की बात करी, तो लेवलर भी एक टूल्स ही होता है खेती करने का. तो उसकी सहायता से हम उस खेत की लेवलिंग, उस मिट्टी की लेवलिंग कर लेते हैं. समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. द सॉइल मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग. तो कभी कभी क्या होता है कि हम मिट्टी की टिलिंग यानी खेत प्लो करने से पहले मिट्टी में हम मैन्योर मीन्स खाद मिला लेते हैं, जिससे कि मिट्टी में खाद अच्छे से मिक्स हो जाती है और प्रॉपर मिक्सिंग से मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है और वो
जब हम सीड बोते हैं उससे पहले वो काफ़ी मॉइस्ट हो जाती है, उसमें नमी आ जाती है। तो ये भी एक प्रोसेस है, इसके चलते खेती के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें मैन्योर ऐड कर दें। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए। थैंक यू।